लगा दो। ये एक पहला सवाल है कि ये कोई कॉनकेव मिरर है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसकी इमेज यहीं पर बन गई है। अब जिसमें पानी भर दिया, अब ये पूछा गया रिफ्लेक्शन से, फिनोमेना से, अब इमेज कहाँ बनेगी? अब पानी भरने पर रिफ्लेक्शन फिनोमेना पे तो कोई असर पड़ेगा नहीं, तो अब भी इमेज यहाँ बनेगी, अब भी इमेज यहीं बनेगी। अब जब यहाँ से यहाँ पर इमेज बन करके जब रेज आ रही होंगी, तो वो जो है, ये जो डेप्थ है, ये वाली माना यहाँ तक पानी है, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ से जाने वाली रेज ये नॉर्मल से दूर हट जाएंगे, तो थोड़ा दिखाई यहाँ देगा, ऑब्जेक्ट भी और इमेज भी, बस। अगर यहाँ तक पानी है, यहाँ ऊपर तक पानी है ऑब्जेक्ट, तो बस दिखाई ऊपर देगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट भी यहीं शिफ्ट हो जाएगा और इमेज भी यहीं शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि ये कोई कॉनकेव मिरर है और इस पर कन्वर्जेंट रेज आ रही है, और कन्वर्जेंट रेज तब आती है जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है, मतलब कहीं कोई ऑब्जेक्ट था तो लेंस के द्वारा उसकी इमेज इसके पीछे बन रही थी, तो ये कहलाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इसमें ये पूछा गया है कॉनकेव मिरर में कि इमेज जो है कहां बनेगी, तो इसको फार्मूला से भी बता सकते हैं और यहां से भी बता सकते हैं। मान लिया जाए कि ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो कन्वर्जिंग रेज आ रही है, तो ये नॉर्मल हो गया इस पॉइंट पे, ये रे आई, तो ये रे जो है अगर ये मिरर नहीं होता तो यहां इंटरसेक्ट करती, तो ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल से बराबर एंगल बनाते हुए ये रिफ्लेक्ट हो गई, और ये बराबर एंगल बनाते हुए ये बराबर इसके यहाँ आ गई, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर गई, क्योंकि नॉर्मल तो यही होगा ना, क्योंकि ये किसी इस स्फीयर का ही पार्ट तो होता है। तो जो सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर मिरर से मिलाने वाली जो लाइन है, जो वही तो नॉर्मल है, तो इसके बराबर एंगल बनाती हुई यहाँ, तो ऑलवेज जो बनेगी इमेज वो इधर इसी साइड बने जिधर से रे आए। फिर प्रश्न उठता है कि वो इमेज इरेक्ट होगी या वर्चुअल होगी, तो वो फार्मूले की हेल्प ले सकते हो, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालने का तो ये फार्मूला और मैग्निफिकेशन में वाले में माइनस आता है, माइनस बी बाई यू, तो यहाँ पर बी और यू अपोजिट साइन के, अपोजिट, तो माइनस बी बाई यू क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। बी और यू अपोजिट के, तो ये माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस ये इंडिकेट करता है कि इमेज जो है इरेक्ट बनेगी। फिर अपन ये पढ़ते रहते हैं जो इरेक्ट इमेज है वो वर्चुअल होती है, पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर इमेज रियल है। आपको भी ये क्या पढ़ा रहे हो? 100% सही पढ़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट वर्चुअल था, तो उसकी इमेज रियल बनी है, और इमेज रिफ्लेक्शन से बनी है, तो इमेज उसी साइड में बनी है, रिफ्लेक्टेड रे ने रियली इंटरसेक्ट करा है। फिर आप फार्मूला से देख लो, अगर ये रे डायग्राम नहीं बनता तो फार्मूला से देख लो, इसका जो फोकस है, कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स हो, जो गड्ढा होता है उसकी तरफ होते हैं फोकल लेंथ, तो फोकस तो इधर है। अब ये साइड मैंने पॉजिटिव मान ली, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव पुट होगी, और यहाँ पर यू नेगेटिव पुट होगा, नेगेटिव पुट होगा तो इस साइड में जो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव 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 ऐड होकर पॉजिटिव ही वैल्यू आनी है, लेकिन ऐड होने पर ये जो वैल्यू आएगी 1/v वो ज्यादा आएगी, यू से ज्यादा आएगी मैग्नीट्यूड में, क्योंकि ऐड हुई है, मैग्नीट्यूड में ज्यादा आएगी, सिंपल मैथ्स है, अर्थमेटिक। तो 1/v ज्यादा आएगी तो v छोटा आएगा, v छोटा ही ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इमेज होगी वो स्मॉलर इन साइज होगी, और ये भी शो कर रहा है कि v का जो साइन है वो इधर होगा, जिधर से रेज आ रही है कन्वर्जन उस साइड में होगा, मतलब रे रियली इंटरसेक्ट करेंगी, तो इमेज तो एक्चुअल में रियल है, रियल स्मॉलर इन साइज है, और इरेक्ट है,
मतलब रियल होके भी इरेक्ट है। वो कहाँ से पता लग गया? मैग्निफिकेशन के फार्मूला से भी पता लग गया और रे डायग्राम से भी पता लग जाता है वैसे, पर फार्मूला से हमें आ गया क्योंकि वी और यू अपोजिट साइन के हैं और माइनस पहले लगा हुआ है तो प्लस आया है, तो इरेक्ट इमेज है, स्मॉल इन साइज है, रियल है। और रियल इमेज जो होती है रिफ्लेक्शन में उसी साइड में होती है, तो ये तो बोलने की कहाँ जरूरत है कि मतलब इमेज ऑन द सेम साइड है, मतलब उन रिफ्लेक्टेड रे ने रियली इंटरसेक्ट करा है, ऑन द सेम साइड है। अब एक प्रॉब्लम आती है, वो देखी जाएगा होगा। यहाँ पर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ सोर्स है जिससे कि ये दोनों स्लिट्स को इल्यूमिनेट करा गया है। आगे एक स्क्रीन है जिस पर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बननी है। अब एक स्लिट्स के सामने हम एक ग्लास स्लैब थिन ग्लास प्लेट को इंसर्ट कर देते हैं, तो ये पूछा जाता है कि भाई ये जो है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज किधर शिफ्ट हो जाएगी। तो ये जो थिकनेस है टी, जो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान ग्रेटर देन 1 है क्योंकि और जगह तो एयर है और ये ग्लास स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा होता है, तो फिर ये जो शिफ्ट इस तरह से हो जाती है कि ये ऑप्टिकल पाथ बराबर हो जाए। तो ये S1 है और दिस इज S1 सोर्स एंड दिस इज S2 तो और ये P पॉइंट है। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज वहाँ बनती है जहाँ पर S1P माइनस टी प्लस म्यू टी तो घटा दो, तो S1P माइनस टी किस में चलेगा? एयर में, और जो टी ग्लास में चले वो माना जाएगा ऑप्टिकल पाथ म्यू टी, इसको बराबर कर दो S2P। तो S2P तो S2P माइनस S1P बराबर म्यू माइनस 1 इंटू टी जहां पर हो जाएगा। और ये S2P माइनस S1P और ज्योमेट्रिकली इसके बराबर है, तो इसको कह दो दिस इज x, और ये जो है d है स्मॉल d, तो x अपॉन स्मॉल d बराबर जो उस पर जो शिफ्टिंग आएगी, तो इसको x मत बोलो, इसको पाथ डिफरेंस यूं बोल दो, ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस का नाम दे दो और शिफ्टिंग का नाम x दे दो। तो ये जो है ये जो चीज है जो अभी मेरी x आई है, ये S2P माइनस S1P जो आई है, इसको नाम S2P माइनस S1P ही दे दो, चलो छोड़ो। अपॉन d बराबर है x अपॉन कैपिटल D, तो x कितना शिफ्ट हो जाता है d बाई डी इंटू S2P माइनस S1P, तो S2P माइनस S1P है म्यू माइनस 1 इंटू टी, इतना शिफ्ट हो जाएगा। अब किसी ने कहा कि हमने तो कोई इंट्रोड्यूस करी ही नहीं, तो ये भी यही बताएगा कि इंट्रोड्यूस नहीं करी तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज शिफ्ट भी नहीं होगी क्योंकि म्यू का मान 1 होगा और 1 होने पर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और x का मान 0 हो जाएगा, तो शिफ्ट भी नहीं होगी। फिर इसने कहा इसी सवाल में आगे कि अगर हमने ये जो है ये दो शिफ्ट कर दी, दो इंसर्ट कर दी, यहाँ पर एक म्यू1 थिकनेस की, म्यू1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की और थिकनेस T1 की, और एक यहाँ पर कर दी जो म्यू2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और थिकनेस है T2, और इस तरह से करा कि म्यू1 T1 बराबर है म्यू2 T2। तो पूछा यह गया है कि इस स्क्रीन पर जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज शिफ्ट जो होगी या ना होगी, और होगी तो किधर होगी या ना होगी, म्यू1 T1 बराबर म्यू2 T2। अब इसको कैसे सॉल्व करा जाए, ये प्रश्न उठा। तो किसी ने कहा कि म्यू1 T1 और म्यू2 T2 बराबर है तो शिफ्ट नहीं होगी। नहीं, आप शिफ्टिंग का फार्मूला देखिए फिर पता करिए, तब पता करिए कि शिफ्ट होगी या ना होगी, क्योंकि एक म्यू1 T1 क्या कहेगा कि वो x1 इतनी शिफ्ट होगी d बाई डी इंटू म्यू1 माइनस 1 इंटू T1, मतलब कितने शिफ्ट बताएगा, ये शिफ्टिंग बताएगा म्यू1 T1 माइनस T1 इतनी शिफ्टिंग बताएगा। और एक जब T2 पे इंसर्ट करिए तो वो शिफ्टिंग इतनी बताएगा d बाई डी म्यू2 T2 माइनस T2। अब इसमें बराबर क्या है ये देखो आप, इसमें बराबर क्या है, इसमें ये बराबर है म्यू1 T1 और म्यू2 T2 बराबर है, तो इनके बराबर हो जाने से ये बराबर थोड़े ही हुए, ये तो बराबर नहीं हुए ना, ये तो बराबर नहीं होंगे क्योंकि इतना ही बराबर है। हाँ, अगर T बराबर होते और म्यू भी बराबर होते फिर तो सब कुछ ही बराबर हो जाता, फिर उधर की शिफ्टिंग और इधर की शिफ्टिंग बराबर होती तो नेट कहाँ आ जाती, वो सेंट्रल ब्राइट पे आ जाती। लेकिन इससे पता कर सकते हो आप कि ये तो चलो बराबर है,
लेकिन ये माइनस T1 करा, इतनी शिफ्ट में से मानो ये T1 ये दोनों बराबर है और T1 मानो 1 सेंटीमीटर है और T2 मानो 2 सेंटीमीटर। तो अब हम बता सकते हैं कि शिफ्ट किधर होगी, किधर शिफ्ट होगी, ये अब हम बता सकते हैं। तो अब कैसे बताऊं, अब जैसे ये कोई चीज कितनी भी आ गई और उसमें से एक कम कर दो, ये कम कर दो, तो ये थोड़ा है तो सिंपल मैथ्स पर मुझसे अप्लाई नहीं हो पा रहा। अरे कैसे होगा ये, अरे ये तो बराबर है। तो अब तुमने एक घटाया, मान लिया जाए ये 4 है, बस अब समझ में आ जाएगा, ये भी 4 है। तो ये क्या कहेगा कितनी शिफ्ट हुई, ये क्या कहेगा, ये कहेगा कि 4 माइनस 1 3 उधर शिफ्ट हुई, और ये क्या कहेगा 4 माइनस 2 2 शिफ्ट हुई। तो ओवरऑल शिफ्टिंग उधर रहेगी, खत्म। तो अगर T1 छोटा है तो T1 की तरफ शिफ्ट होगी, या देख लो ना, 4 माइनस क्या, 4 माइनस 1 3 शिफ्टिंग बताई और इसमें 2 शिफ्टिंग बताई, तो ओवरऑल किधर रहेगी शिफ्टिंग, उधर की तरफ रहेगी। तो ये डिपेंड इस बात के ऊपर करेगा शिफ्टिंग उधर होगी या इधर होगी, ये इस बात पर करेगा कि T1 और T2 बराबर हैं क्या। तो बराबर तो है नहीं, क्योंकि μ1 T1 बराबर μ2 T2, अगर T1 T2 बराबर होंगे तो μ1 μ2 को भी बराबर होना पड़ेगा, जबकि इसने ये कह दिया है कि μ1 μ2 तो अलग अलग है। तो T1 यदि छोटा है T2 से तो वो उधर की तरफ रह जाएगी शिफ्टिंग, क्योंकि 4 माइनस 1 3 आ जाए। तो इसने आंसर भी यही दिया है कि जो शिफ्टिंग इस बात के ऊपर डिपेंड करेगी कि T1 छोटा है T2 से या T1 बड़ा है T2 से, बस इस पर डिपेंड करेगी शिफ्टिंग, पर शिफ्ट जरूर हो, यही इसका आंसर। तो हम ये भी बता सकते हैं किधर शिफ्ट होगी, तो उसमें ये सोचना पड़ेगा कोई वैल्यू लेकर के ओवरऑल क्या। नेक्स्ट है तो जिधर ज्यादा शिफ्ट आ गया इधर कम से तो उधर रह जाएगी, और इधर ज्यादा शिफ्ट आ गया तो इधर रह जाएगी बस, और दोनों तरफ बराबर शिफ्टिंग आ गई तो कहाँ आ जाएगी, सेंट्रल पे आ जाएगी। ठीक है, बंद कर दो।